स्टूडेंट्स, आज ई कैट की टेस्ट की तैयारी के लिए चैप्टर नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेसिकली दो तरह के नंबर्स हम डिस्कस करते हैं, एक है रियल नंबर्स और दूसरे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फर्स्ट पोर्शन जो है इस चैप्टर का वो है हमारे पास रियल नंबर्स वाला। रियल नंबर्स में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर्स आप सब जानते हैं, इसमें सिंपल काउंटिंग के नंबर्स डिस्कस किए जाते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद होल नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है इसकी भी वक्तन फ़क्तन मैं साथ साथ डिस्कशन करूँगा। होल नंबर्स में जस्ट एक ज़ीरो के इजाफे से हमारा नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो शामिल हो जाता है किसमें, होल नंबर्स में। इसी तरह इंटीजर्स की दुनिया में इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स ऐसे नंबर हैं जिसमें होल नंबर की तमाम वैल्यूज शामिल हैं, लेकिन जो हमारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके साथ इंक्रीमेंट कर दिया जाता है किस चीज़ का, नेगेटिव के साइन का। कि प्लस तो ऑलरेडी पहले ही था लेकिन साथ साथ क्या कर दिया, माइनस का निशान भी आ गया। इट मीन्स जो इंटीजर्स हैं इसमें ज़ीरो प्लस वाली वैल्यूज सारी आएंगी और नेगेटिव वाली वैल्यूज भी सारी की सारी कंसिडर की जाती हैं। मेन डिस्कशन जो हमारी है वो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स पे है। रैशनल नंबर्स बेसिकली ऐसे तमाम नंबर्स हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि P और Q बिलोंग्स करते होंगे किसके साथ, इंटीजर्स के साथ। और ये जो Q वाली वैल्यू यानी डिनोमिनेटर में ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी वजह सिंपल सी ये है कि डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाएगा तो वो सारी की सारी चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है जी, तो पहले हम इन 3 से 4 चीज़ों पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इर्रेशनल नंबर्स पर चलेंगे। देखें, नेचुरल नंबर्स की ज़रूरत या कहाँ पर कौन सी ऐसी इक्वेशंस हैं, क्योंकि जब हम रियलिटी की बात करते हैं, रियल लाइफ की बात करते हैं तो उनमें हम इक्वेशंस को भी डिस्कस करते हैं। जैसे ये मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है x - 1 = 2। अगर इसका सोल्यूशन सेट हम फाइंड आउट करना चाहें तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, x = 3। अगर तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं और नॉन जीरो नंबर्स आ रहे हैं तो फिर तो हमारी नेचुरल नंबर्स की एग्जिस्टेंस तस्वुर की जाती है, मानी जाती है। ठीक है जी, लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जैसे ये लिखी हुई है x + 4 = 4। अब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू क्या आएगी, 0। इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो छोटी छोटी इक्वेशंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन्हीं से रिलेटेड पेपर में MCQs भी पूछे जाते हैं, वो भी मैं इसके बाद आपसे शेयर करता हूँ। इसी तरह जैसे मेरे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है x + 4 = 1। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो x की वैल्यू आएगी -3, जो कि ऊपर वाले दोनों सेट्स में एग्जिस्ट नहीं करती। इस वजह से फिर हमें ज़रूरत पड़ जाती है किसकी, इंटीजर्स की। रैशनल नंबर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, रैशनल नंबर्स बेसिकली वो तमाम नंबर्स हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में, P ओवर Q की फॉर्म में। जैसे ये इक्वेशन एक लिखी हुई है 3x = 1। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो वो क्या आएगी, 1/3। ठीक है जी, अब 1/3 की एग्जिस्टेंस ना नेचुरल नंबर में है, ना होल नंबर में और ना ही इंटीजर्स में। इस वजह से हमें ऐसे सेट की ज़रूरत पड़ जाती है। फिर आता है जी हमारे पास नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर्स का सेट। इर्रेशनल नंबर्स को अगर सादा अंदाज में एक्सप्लेन किया जाए तो इस तरह से है वो तमाम नंबर्स जिनको P ओवर Q की फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब जहन में ये बात आती है कि ये कौन से नंबर्स हैं, वो तमाम रेडिकल वाले एक्सप्रेशंस, स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशंस जिनके रेडिकेंड जो है यानी स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो एक तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हों, यानी वो किसी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे √2, √5, √3, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। जैसे मैंने इसके रेफरेंस के लिए एक इक्वेशन लिखी हुई है x² = 3। अगर इस इक्वेशन का हम सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करें तो आप जानते हैं कि इसका आंसर आएगा ± √3। तो उसका आंसर ना यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ना ऊपर वाले किसी सेट में। इस वजह से हम इर्रेशनल नंबर्स को भी डिस्कस करते हैं। फिर अगर इन तमाम नंबर्स को कंबाइन कर दिया जाए यानी रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को इनका यूनियन ले लिया जाए तो हमारे पास किस चीज़ की एग्जिस्टेंस आती है, रियल नंबर्स की एग्जिस्टेंस आती है। कि रियल नंबर्स बेसिकली कम्बिनेशन है किसका, रैशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का। ठीक है जी, कि अगर इन दोनों सेट्स को हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास जो नया सेट आएगा दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर होगी बात। अब रैशनल और इर्रेशनल बेसिकली बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स।
आप लोग जानते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स बेसिकली ऐसे सेट्स को बोला जाता है जिनके इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आती है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीकाकार हैं, या तो फाई का निशान लगा दें या सिंपल ब्रैकेट्स डाल के उसको एम्प्टी छोड़ दें। कई लोग क्या काम करते हैं कि ब्रैकेट्स भी लगाते हैं और उसमें फाई का निशान लगा देते हैं, वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग हो जाता है। ठीक है जी। इसी तरह छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन एज अ नोट यहाँ पे शेयर की जा रही है कि आपके पास अगर डिफरेंस ले लिया जाए किस चीज़ का, रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स का, अगर रैशनल नंबर्स का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इररेशनल नंबर लें तो आंसर आएगा रैशनल नंबर्स। क्यों? डिफरेंस ऑफ सेट्स में हम फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं जो सेकंड सेट में नहीं होंगे, तो लिहाजा अगर q माइनस क्यू डैश की बात करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है q, और इसी तरह अगर q डैश माइनस क्यू की बात करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है q डैश। यानी अगर रैशनल नंबर में से इररेशनल को माइनस करें तो रैशनल नंबर आंसर आए, और अगर इररेशनल में से रैशनल को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी जी, इररेशनल ही आ जाएगी। अब यहाँ पे इन्हीं सेट्स को देखते हुए हम मजीद एक इन्फॉर्मेशन को स्टडी कर रहे हैं, वो क्या है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सबसेट है होल नंबर्स का। होल नंबर्स आर द सबसेट्स ऑफ इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। और हम इससे आगे ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स का सबसेट है। ठीक होगी बात। अब इनको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सबसेट हम उस सेट को बोलते हैं जिसके एलिमेंट दूसरे वाले सेट के अंदर मौजूद होंगे। तो नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर में मौजूद हैं, और आप इधर से देख सकते हैं कि होल नंबर सारे के सारे इंटीजर्स में मौजूद हैं, और इंटीजर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रैशनल नंबर्स बनते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे मजीद एक छोटी सी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा एमसीक्यूज डिस्कस किया जा रहा है कि अगर होल नंबर में से नेचुरल नंबर्स को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आंसर आता है, सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट विच इज 0। अगर नेचुरल नंबर में से होल नंबर को माइनस कर दें तो फिर क्या आंसर आएगा, एम्प्टी सेट। नेचुरल नंबर में से होल नंबर को अगर माइनस कर दिया जाए, जैसे ये चीज़ है n माइनस w, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, एम्प्टी सेट। उसकी वजह नेचुरल नंबर में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो होल नंबर में मौजूद ना हो, इस वजह से हम इसको इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। अब एक मजीद इंफॉर्मेशन कि अगर इंटीजर्स में से होल नंबर को माइनस कर दिया जाए, यानी इंटीजर्स का डिफरेंस ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू होल नंबर्स, तो इंटीजर्स के कौन से नंबर ऐसे हैं जो होल नंबर्स में मौजूद नहीं है, 0 और नॉन 0 डिजिट्स जो कि पॉजिटिव हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स में मौजूद हैं, तो बच फिर क्या आ जाते हैं, नॉन 0 नेगेटिव डिजिट्स। ठीक है जी, वो हमारे पास आ जाते हैं -1 -2 -3 अप टू सो। क्लियर होगी बात। अब रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को बुक में मजीद आगे एक्सटेंड किया जाता है, जिसमें से एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। रैशनल नंबर को क्लासीफाई किया जाता है दो कैटेगरीज में, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म या डेसिमल फ्रैक्शन, और दूसरा है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, आपने इसके बारे में बहुत सी जगहों पर डिस्कस किया होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस बेसिकली ऐसी फ्रैक्शंस, ऐसी डेसिमल वाली वैल्यूज को बोला जाता है जिनमें डेसिमल प्लेस में जो वैल्यूज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। डेसिमल प्लेस में जो वैल्यूज होती हैं बेटा वो क्या होती हैं, लिमिटेड वैल्यूज होती हैं। यानी जैसे ये मैंने एक फ्रैक्शन लिखी 1/2, दिस वुड बी इक्वल टू 0.5। इसी तरह हम मजीद एग्जाम्पल्स डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू लिखता हूँ 1.253, इसके लिमिटेड डिजिट्स हैं, तो ये भी एग्जाम्पल किसमें शामिल होगी, टर्मिनेटिंग के अंदर। ठीक होगी बात। यानी तमाम ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट्स लिमिटेड होंगे, डेसिमल प्लेस लिमिटेड होगी, वो किस कैटेगरी के अंदर शामिल है, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग किसकी कैटेगरी है, रैशनल नंबर की। ओके हो गया। फिर आते हैं रिकरिंग पे। रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग बिल्कुल ऐसे ही जैसे रीअकरेंस, बार बार रिपीटेशन को शो करता है ये, कि वो तमाम फ्रैक्शंस, वो डेसिमल वाली वैल्यूज जिनमें डेसिमल प्लेस के अंदर जो डिजिट्स हैं वो एक खास इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करते हुए नजर आएंगे, रिपीट करते हुए नजर आएंगे। जैसे ये एक फ्रैक्शन लिखी है 1/3, इसको अगर पॉइंट्स में डिस्कस करें तो वैल्यू बन जाती है 0.333 अप टू सोन। यानी रिकरिंग डेसिमल्स में ऐसा होता है कि एक तो डेसिमल प्लेस में डिजिट लिमिटेड नहीं होते, दूसरा जो डिजिट्स यूज हो रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार उनकी अकरेंस आपको दिखाई देती है। तो इससे ये हमने डिसीजन लिया कि रैशनल नंबर्स में अगर हम मज़ीद डिटेल स्टडी करें तो वो तमाम नंबर्स
वो तमाम फ्रैक्शंस जिनमें पॉइंट के बाद डिजिट्स लिमिटेड होंगे या पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं तो अनलिमिटेड, लेकिन वैल्यूज पॉइंट के बाद क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, ऐसी तमाम वैल्यूज को हम शामिल करते हैं किसके अंदर, रैशनल नंबर्स के अंदर। ठीक है जी। अब रहती है बात किसकी, इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर को एज अ नोट आपने याद रखना है कि इर्रेशनल नंबर बेसिकली वो तमाम नंबर्स हैं जो कि ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिकरिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यूज आर बेसिकली कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है जी। इसमें अगर हम एग्जांपल कोड करना चाहें तो एग्जांपल कोड कर सकते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स की अगर बात की जाए तो फर्ज कर लें 1.21324536 इस तरह से ये चीज़ कंटिन्यूसली चलती चली जा रही। 1.21 एक वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ 1.2312 और इस तरह से ये चीज़ कंटिन्यूसली चल रही है। ठीक है जी। जब ये वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चल भी रही हों, मूव भी कर रही हों और साथ साथ वैल्यूज़ के अंदर कोई ख़ास किस्म की रिपीटेशन भी नहीं है, बेकायदगी नज़र आ रही होगी, तो हम ऐसी वैल्यूज़ को कंसीडर कर लेंगे किसके अंदर, इर्रेशनल नंबर्स के अंदर। इर्रेशनल नंबर्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना है आप लोगों ने, प्राइम नंबर्स का जो रेडिकल होता है वो भी किस में शामिल होता है, इर्रेशनल नंबर्स के अंदर। ठीक है जी। इर्रेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट में एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट पाई से रिलेटेड। पाई बेसिकली मैथ्स में एक कांस्टेंट वैल्यू कंसिडर की जाती है। पाई है क्या चीज़, पाई को अगर डिफाइन किया जाए तो पाई बेसिकली सर्कल के सरकमफेरेंस की रेशियो है किसके साथ, उसके डायामीटर के साथ। कि अगर हम सर्कल के सरकमफेरेंस यानी उसकी जो पेरिफेरी है, जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री को उसके डायामीटर से डिवाइड कर दें, ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आ जाता है, पाई की वैल्यू आ जाती है। पाई की वैल्यू बेसिकली जो एग्जैक्टली काउंट की हुई है वो कितनी है, 3.14159 और ये वैल्यू कंटिन्यूसली चलती चली जाती है। ठीक है जी। इसके बारे में रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि इसमें जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो ऑलमोस्ट 50 लाख तक चले जाते हैं, यानी इतनी ज़्यादा कंटिन्यूटी इसमें पाई जाती है। तो जब इस तरह की वैल्यूज़ आ जाएं जो कंटिन्यूसली चलती चली जा रही हैं और रिपीटेशन भी नहीं है, तो उस नंबर को हम किस कैटेगरी में शामिल करते हैं, इर्रेशनल नंबर में। इस वजह से ये नोट लिखा गया है कि पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। पाई की वैल्यू अक्सर जगहों पर आप 22/7 कैलकुलेट करते हैं या यूज़ करते हैं, लेकिन 22/7 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, क्योंकि उसकी अगर वैल्यू निकालें तो वो 3.14128 समथिंग आती है और पाई की एग्जैक्ट वैल्यू इस सीरीज़ में चलती है 3.14159 अप टू सो ऑन। ठीक है जी। अब इन इंफॉर्मेशन से रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स यानी जो नंबर्स के हमने सेट्स पढ़े, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ टेक्निकल एमसीक्यूज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे लिखा हुआ जी, रेसिप्रोकल ऑफ पाई इज, ये अक्सर पेपर में पूछा जाने वाला एमसीक्यूज है कि जो पाई का रेसिप्रोकल है यानी 7/22 कर दें अप्रोक्सीमेट, तो आप उसको देखेंगे कि वो एक रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में। जब रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो अंडरस्टूड बात है वो किस चीज़ के अंदर शामिल हो जाएगा, रैशनल नंबर्स के अंदर। तो फिर हम उसके लिए इसको फॉलो करेंगे। क्लियर होगी ये चीज़ कि जो पाई है वो बजाते खुद एक इर्रेशनल वैल्यू है और जो पाई का रेसिप्रोकल है वो किस कैटेगरी में शामिल हो जाता है, रैशनल के अंदर। ठीक है जी। वजह मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। अब उन्हीं सेट से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस और इक्वेशंस को हमने एमसीक्यूज में ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। जैसे ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है x+4 = 0, इट्स सोल्यूशन सेट इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या क्वेश्चन पूछा गया, यानी क्वेश्चन पेपर में होता इजी है, आपने जो चीज़ें पढ़ी हुई उनमें से ही होगा, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल वे से पूछा हुआ है। अब इस इक्वेशन का जनरली सेट क्या होगा, सोल्यूशन सेट -4, लेकिन उसने ये जो आगे स्टेटमेंट को लिखा है इसको समझना बहुत जरूरी है। इन सेट ऑफ n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, कि आपने इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट नेचुरल नंबर्स में बताना है। तो अक्सर लोग जल्दबाजी में पहले किसको टिक कर देंगे, -4 को। -4 नेचुरल नंबर्स के अंदर शामिल ही नहीं है, तो पहले थॉरली आपने देखना है, पढ़ना है, फिर उसके बाद टिक करना है। सेकंड ऑप्शन क्या दी हुई है, 0, ये तो हो ही नहीं सकता। सी ऑप्शन जो है डज नॉट एग्जिस्ट, इस पे हम जाएंगे, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव वाली वैल्यू एग्जिस्ट
नहीं करती, इस चीज़ को हम टेक आउट करेंगे। बोथ ए एंड बी जब ये दोनों रिजेक्ट हो गए तो ये भी फॉल्स हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट, इन्हीं चीज़ों को जनरलाइज किया जा रहा है। अब इस एक एमसीक्यू से बेशुमार एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। वो किस तरह से है, पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें, फिर आप घर में इस पे अपने तौर पर भी वर्किंग कर सकते हैं। एक जनरल एक्सप्रेशन है x प्लस पी इक्वल्स टू क्यू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वो कहता है इस चीज़ का, इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स में। और साथ मेंशन किया हुआ है कि P और Q जो हैं वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, P और Q भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या ऐसी कंडीशन हो P और Q के दरमियान कि इस चीज़ का x की जो वैल्यू है, जो सोल्यूशन सेट की वैल्यू है, वो भी नेचुरल नंबर्स में है। ठीक है जी। अब पहली ऑप्शन दी हुई है P इज़ ग्रेटर देन Q। अब बात को समझना है, P इज़ ग्रेटर देन Q, दो नंबर से ज्यूम कर लें पहली ऑप्शन के मुताबिक। अगर फर्ज कर लें P हम रख लेते हैं 3 और Q रख लेते हैं 2, तो इस ऑप्शन पे हम जा रहे हैं। 3 इधर पुट करें और 2 इधर पुट करें, प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1। तो हमें तो इस इक्वेशन का आंसर चाहिए किसमें, नेचुरल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 अप टू सो, यानी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं उसमें आंसर चाहिए हमें। अगर इस ऑप्शन की बात करते हैं P लेस देन Q, तो अब जो नंबर एज्यूम किए थे P की वैल्यू को Q में कंसिडर कर लें और Q की वैल्यू को P में, यानी 2 लेस देन 3। अगर 2 इधर पुट करते हैं, 2 उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली ऑप्शन क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते, अगर दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी तो x की वैल्यू आएगी 0। अब एक एमसीक्यूज के पीछे हम 3 4 चीज़ें साथ डिस्कस कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 आएगी तो वो नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। इस वजह से ये आंसर भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट। सिर्फ हम कौन से आंसर पे जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन पे। ठीक है जी। अब इसी तरह एग्जामिनर जो है इस ऑप्शन को वो आपसे दे के क्वेश्चन में डिमांड कर लेता है कि आप ये बताएं कि किस सेट में आंसर बिलोंग करता होगा। जैसे ये देखें नीचे एक एमसीक्यूज बनाया, सेम वही चीज़ है, x प्लस पी इक्वल्स टू क्यू बिलोंग्स टू डैश, यानी किस सेट से बिलोंग करता है। साथ उसने कंडीशन मेंशन कर दी है इफ़ p इज़ ग्रेटर देन q, और साथ ये भी मेंशन किया हुआ है कि p q बिलोंग्स किससे कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से ही कर रहे हैं। ठीक है जी। p ग्रेटर देन q की कंडीशन अब उसने खुद मेंशन कर दी है, तो देख लें अगर p ग्रेटर देन q रखेंगे, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 4 उधर जाके माइनस होगा, 1 - 4 -3। जब भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो सारे नंबर क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे और होल नंबर की फॉर्म में। तो देख लें भाई, जी नेगेटिव इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये होल नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम इसमें किस ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे जी, ये वाली ऑप्शन। ठीक है जी। अब इसी एमसीक्यूज में फ़र्ज कर लें, जैसे हमने ये पहले वाला एमसीक्यूज डिस्कस किया, अगर इसमें कंडीशन साथ मेंशन कर दी जाए, एग्जामिनर कुछ इस तरह से पूछ ले, यानी ये ऑप्शन साथ दे दे और वो पूछ ले कि फ़र्ज कर लें कि देन P इस तरह से ऑप्शन दे देता है कि P लेस देन Q भी है और P इक्वल्स टू Q भी है, फिर क्या होगा, उस केस में यहाँ पर जो नेचुरल नंबर की ऑप्शन दी हुई है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, होल नंबर्स में। क्यों, क्योंकि भाई जब P और Q इक्वल होगा तो फिर एक चांस ये भी तो है, फ़र्ज़ कर लें इधर 2 पुट किया, इधर भी 2, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से नंबर सिस्टम के जो हमने नंबर्स के टॉपिक को डिस्कस किया है, रैशनल नंबर, रियल नंबर्स, उनमें इस तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पेपर में पूछे जाने के चांसेस होंगे।